अस्सलामुअलैकुम। आज जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 का 4th लेक्चर है। तो अभी हम इस लेक्चर में चैप्टर 2 के जो कि जनरल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके रूल 21 to 29 कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हमने रूल 20 तक कवर किया था। ये जो रूल 21 to 29 है, अगर हम इस हिसाब से देखें कि इस पे एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है ओवरऑल 21 to 29 तक, तो वो ऐसे आ सकता है कि व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट ऑफ मनी। ठीक है, तो देखते हैं कि रूल वाइज क्या क्या हमें कहा जाता है। पहला रूल 21। रूल 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। रूल 21 it deals with standards of financial propriety, यानी कि जब एक गवर्नमेंट ऑफिशियल या ऑफिसर गवर्नमेंट मनी को खर्च कर रहा हो तो खर्च करते वक्त उसे क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, व्हाट आर द कैनन्स और स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी टू बी ऑब्जर्व्ड वाइल स्पेंडिंग गवर्नमेंट मनी, यानी कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, या स्टैंडर्ड्स ना वर्ड आया तो प्रिंसिपल्स आ सकता है, प्रिंसिपल्स ना आया तो कैनन्स आ सकता है, कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो कि एक स्पेंडिंग अथॉरिटी को दिमाग में रखनी है जब वो गवर्नमेंट मनी को खर्चा कर रहा हो। ठीक है, तो हमें बताया गया है कि जो भी ऑफिसर जिसको ये ऑथराइजेशन हो कि वो एक्सपेंडिचर करे गवर्नमेंट मनी का, तो उसको काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स दिमाग में रखने पड़ते हैं वाइल वो एक्सपेंडिचर कर रहा हो। ठीक है, उसे फाइनेंशियल ऑर्डर्स देखने हैं कि लागू हो रहे हैं कि नहीं, उसे स्ट्रिक्ट इकोनॉमी पे नज़र रखनी है कि जिस तरीके से मेरी इकोनॉमी है उसी तरीके से स्ट्रिक्टली मैं चल रहा हूँ कि नहीं, उसे सारे फाइनेंशियल रूल्स, रेलिवेंट रूल्स को दिमाग में रख के जो है वो खर्चा करना है। ठीक है, और उसे ये भी देखना है कि चाहे अगर वो खुद खर्चा ना कर रहा हो, वो किसी अपनी सबॉर्डिनेट अथॉरिटी को ये खर्चा करने की जिम्मेदारी दे रहा हो, उसे तब भी देखना है कि क्या वो जो अथॉरिटी है वो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स को, फाइनेंशियल ऑर्डर्स को, फाइनेंशियल रूल्स को मद्देनज़र रख के ये खर्चा कर रही है कि नहीं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या रूल्स जो है जिन पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें ज़ोर देना पड़ता है जब हम गवर्नमेंट मनी जो है खर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, सो हमें कहा गया है कि हर वो ऑफिसर जो कि खर्चा कर रहा हो उसे उसी तरीके की विजिलेंस, यानी उसी तरीके की एक जिसे हम कहेंगे होशियारी बरतनी है गवर्नमेंट मनी को खर्चा करने में, जिस तरीके की वो तब बरतता है जब वो अपनी जेब से खर्चा कर रहा हो। ठीक, यानी कि जिस तरीके से अपने जेब से खर्चा करने के वक्त वो होशियारी रखता है, वो 10 चीज़ें देखता है, उसी तरीके से गवर्नमेंट मनी को खर्चा करते वक्त भी उसे वही सब चीज़ें ध्यान में रखनी है, यानी कि जैसे वो खुद अपनी जेब से खर्चा कर रहा हो उस तरीके की होशियारी, उस तरीके की विजिलेंस उसे उस टाइम पे निभानी है। ठीक है, जो भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा हो वो उतना ही हो जितना वो ओकेजन डिमांड कर रहा हो, यानी जितनी एक्चुअल डिमांड हो, जितनी डिमांड हो उतना ही खर्चा करना है, उससे ज़्यादा या लमसम अमाउंट में खर्चा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही खर्चा करना है। यानी कि ये बताया गया है कि जितनी डिमांड है खर्चे की, जितना वो ओकेजन डिमांड कर रहा है खर्चे की, बस उतनी ही करनी है उस ऑफिसर को, उससे ज़्यादा उसे नहीं जाना है। ठीक है, कोई भी अथॉरिटी जिसको ये पावर्स है कि वो खर्चा करे, वो उन पावर्स को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि जब वो खर्चा करे तो वो खर्चा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसे खुद को एडवांटेज दे, यानी जब वो एक्सपेंडिचर कर रहा हो तो
कोई भी ऐसा कदम वो नहीं उठाना चाहिए खर्चा करते वक्त जिससे उसे खुद को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली फायदा पहुंचे। ठीक है, ये एक और पॉइंट है। उसके बाद हमें ये बताया गया है कि जो एक्सपेंडिंग अथॉरिटी है वो मनी को इस तरीके से खर्चा नहीं करनी चाहिए कि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को उससे फ़ायदा पहुंचाए। ठीक है, या पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल को उससे फ़ायदा पहुंचाए। यानी कि स्पेंडिंग अथॉरिटी ये चीज़ दिमाग में रख के खर्चा नहीं करनी चाहिए कि मैं जी उस बंदे को जो है फ़ायदा पहुंचाऊंगा और इसी वजह से मैं उसी के थ्रू कोई चीज़ लूँगा, उसी के थ्रू कोई एक्सपेंडिचर करूँगा। होते हैं ना, जैसे हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे टेंडरिंग होती है या हमारे सप्लायर्स होते हैं, तो हमें उस टाइम पे जो हमारे खर्चे होते हैं हमें किसी पर्टिकुलर सप्लायर को मद्देनज़र रख के ये टेंडरिंग नहीं करनी है ताकि हमें कहीं ना कहीं पे खुद को भी फ़ायदा पहुंचे। यानी कि हम उस टेंडरिंग के थ्रू उस पर्टिकुलर बंदे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं जो हमारा अपना है, जिसे हम जानते हैं या कुछ भी उसके साथ रिलेशन हो। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हम मतलब स्पेंडिंग अथॉरिटी ऐसा नहीं कर सकती कि वो एक पर्टिकुलर बंदे या एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल को उस एक्सपेंडिचर के थ्रू जो है फायदा पहुंचाने की कोशिश करे, अनलेस तब तक अगर उसको कोर्ट ने ऐसा करने को ना कहा हो। यानी उसके पास ऑर्डर हो कि हाँ जी आपको इसी पर्टिकुलर बंदे के थ्रू खर्चा करवाना है, तो उसे उस टाइम पे उसी के थ्रू करना है। या अगर कोई पॉलिसी उसे ऐसा बोल रही है कि हाँ जी आपको इसी बंदे के थ्रू या इसी सप्लायर के थ्रू या इसी ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू करना है, तब आप वो जो है इसी बंदे या इसी ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू वो खर्चा कर सकती है। अदरवाइज स्पेंडिंग अथॉरिटी किसी भी पर्टिकुलर बंदे या किसी भी सेक्शन ऑफ पीपल को फायदा पहुंचाने के लिए या बस उन्हीं के थ्रू काम करवाने के लिए, सो दैट उसका अपना काम भी निकले, उसके थ्रू वो खर्चा नहीं कर सकती है। ठीक है, तो जो स्पेंडिंग अथॉरिटी है उसे ये भी दिमाग में रखना है कि जो मैं खर्चा कर रहा हूँ उसके लिए मेरे पास प्रॉपर बजट एलोकेशंस है या नहीं है। यानी उसे प्रॉपरली पहले देखना है जो मैं खर्चा कर रहा हूँ मेरे पास इसका बजट है कि नहीं है। ठीक, टीए या एचआरए यानी हमारे जो ट्रैवलिंग अलाउंसेस होते हैं या हाउस रेंट अलाउंसेस होते हैं, उसको इस तरीके से नहीं करना है खर्चा कि वो सोर्स ऑफ इनकम बन जाए। ठीक, यानी कि हम क्या करेंगे काम, हम कहीं तो जा नहीं रहे हैं, स्पेंडिंग अथॉरिटी कहीं जा नहीं रही, कुछ भी नहीं कर रही है, बट झूठ मूठी जो है अपनी बिल्स पेश कर रही है, किसके लिए, टीए वगैरह के लिए। या एचआरए क्लेम कर रही है ऑन डिफरेंट रेट्स, जैसे हमें पता है उसकी रेट्स अलग अलग होती है डिपेंडिंग अपॉन द सिटीज, डिपेंडिंग अपॉन द टाउन्स। तो उस चीज़ में जो है गड़बड़ करके वो एचआरए या टीए को जो है सोर्स ऑफ इनकम नहीं बना सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। यानी कि ये चीज़ें जो है एक स्पेंडिंग अथॉरिटी को दिमाग में रखनी है वाइल वो खर्चा कर रही हो। ठीक है, तो हमें ये यहाँ से पता चलता है कि गवर्नमेंट का पैसा तो है लेकिन इसको खर्चा करते वक्त उस स्पेंडिंग अथॉरिटी को दिमाग में ये चीज़ रखनी है जैसे कि वो अपनी जेब से ही खर्चा कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट रूल 26, रूल 25 और जो 24, 23, 22 जो है वो हम आगे पढ़ेंगे बिकॉज वो इंटर रिलेटेड है आपस में। तो पहले हम जो है 26 पढ़ेंगे। रूल 26 क्या हमें कहता है, रूल 26 कहता है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कंट्रोलिंग ऑफिसर पे इन रिस्पेक्ट ऑफ बजट एलोकेशन। यानी कि जो वो बजट अलॉट कर रहा है अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो उस रिगार्डिंग एक कंट्रोलिंग ऑफिसर पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या हम कहेंगे ओवरऑल बजट के रिगार्डिंग जो बजट एलोकेशन जो कर रही है कंट्रोलिंग अथॉरिटी, उस पे ओवरऑल क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इस रिगार्डिंग। तो क्वेश्चन इस तरीके से आराम से आ सकता है कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ बजट एलोकेशन। तो जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एक कंट्रोलिंग ऑफिसर की इन रेस्पेक्ट ऑफ फंड्स जो कि उसके डिस्पोजल पे रखी गई हो, वो क्या है। उस कंट्रोलिंग ऑफिसर को ये इंश्योर करना है, क्या इंश्योर करना है, नंबर 1 कि जो एक्सपेंडिचर है वो बजट एलोकेशन से ज़्यादा ना हो। ठीक, यानी कि उसे देखना है कि जो जो वो एक्सपेंडिचर करवा रही है चाहे अपने सबऑर्डिनेट्स के थ्रू या खुद अपने थ्रू, उसे ये देखना है कि ये बजट एलोकेशन के एक्सीड ना हो जाए। ठीक, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को ये भी देखना है कि जो एक्सपेंडिचर वो कर रही है या करवा रही है
वो उसी चीज़ पे हो रहा है जिसके लिए फंड्स दिए गए हैं। यानी कि जिस चीज़ के लिए आपको एलोकेशंस दी गई है, जिस हेड के अंडर आपको एलोकेशंस दी गई है, बस उसी हेड के ऊपर या उसी चीज़, उसी आइटम पे वो खर्चा जो है होना चाहिए। ये देखना किसका काम है? कंट्रोलिंग अथॉरिटी का। ठीक, जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो होना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, यानी पब्लिक इंटरेस्ट पे ही सारा का सारा एक्सपेंडिचर हो रहा है। ये देखना भी किसका काम है? कंट्रोलिंग अथॉरिटी का या कंट्रोलिंग ऑफिसर का। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमें बताया जा रहा है कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी को एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना है, कि ऐसा मैकेनिज्म रखना है, एक ऐसे मैकेनिज्म के थ्रू फंक्शन करनी है जिसमें उसे देखना है कि जो भी एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं कहीं पे उसमें एरर्स तो नहीं हो रहे, कहीं पे उसमें इरेगुलरिटीज़ तो नहीं आ रही। अगर उसे ऐसा लग रहा है तो उसे उस मैकेनिज्म के थ्रू उन एरर्स को डिटेक्ट करना है, उन इरेगुलरिटीज़ को रोकना है। ठीक है, उसे ये देखना है कि कहीं जो पब्लिक मनी है वो ज़ाया तो नहीं हो रहा, जो पब्लिक मनी है उसका लॉस तो नहीं हो रहा। ठीक है, यानी कि जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है उसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये देखना उसकी बहुत बड़ी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो वो खर्चा कर रहा है या करवा रहा है उसमें कहीं पे कुछ इरेगुलरिटी तो नहीं आ रही, उसमें कहीं पे कुछ एरर्स तो नहीं आ रहे। अगर उसे ये चीज़ लग रही है तो उसे जो है इन चीज़ों की डिटेक्शन करनी है। यानी कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी को या कंट्रोलिंग ऑफिसर को क्या है, उसे देखना है कि पब्लिक मनी का कहीं पे लॉस तो नहीं हो रहा, पब्लिक मनी कहीं पे वेस्ट तो नहीं हो रही। ठीक, नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक कंट्रोलिंग ऑफिसर जो है वो रेस्पॉन्सिबल है उन सारे एक्सपेंडिचर्स के लिए जिसको उसने काउंटर साइन किया है। ऑब्वियसली अगर डीडीओ ने कोई एक्सपेंडिचर किया तो फिर कंट्रोलिंग ऑफिसर को उस एक्सपेंडिचर को काउंटर साइन करना है, तो उसे जो क्या हो जाता है, ये कंट्रोलिंग ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल बन जाता है उस एक्सपेंडिचर के लिए, बिकॉज उसने उस डीडीओ का ये एक्सपेंडिचर जो है वो काउंटर साइन किया, यानी उसकी जिम्मेदारी ली। ठीक है, एक कंट्रोलिंग ऑफिसर का ये भी काम है कि वो डीडीओ से सारे आइटम्स की डिटेल्स मांगे जिस पे डीडीओ ने खर्चा किया है और उन आइटम्स की वो जेन्युइननेस चेक करे। यानी कि कंट्रोलिंग ऑफिसर जो है उसे क्या करना है, उसे अपनी डीडीओ से उन सब आइटम्स का एक्सपेंडिचर जो उसने किया होगा उसकी डिटेल्स मांगनी है, फिर अपने बेसिस पे अपने तरीके से उन एक्सपेंडिचर्स की जो कि किसी आइटम पे डीडीओ ने किया है उनकी जेन्युइननेस चेक करनी है कि क्या डीडीओ ने कहीं पे एक्सॉर्बिटेंट रेट्स पे तो नहीं खरीदा, कहीं सब स्टैंडर्ड तो नहीं खरीदा, कहीं किसी पर्टिकुलर बंदे को फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं खरीदा। ठीक है, या किसी तरीके से उसने गड़बड़ी करके तो नहीं खरीदा, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बराबर फॉलो हुई है इस खरीदने में। तो ये चीज भी चेक करना किसका काम है? डीडीओ का। ठीक है, सॉरी, कंट्रोलिंग ऑफिसर का। नाउ जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है उसे ये भी देखना है कि डीडीओ ने जो चीज़ें खरीदी डिफरेंट रेट्स पे, क्या वो रेट्स रिजनेबल है, और क्या उसने जो ये रेट्स पे आइटम्स खरीदी उसके पास उन खरीदने के लिए उन आइटम्स के लिए सैंक्शन थी कि नहीं थी। ठीक है, यानी कि अगर डीडीओ ने कोई खर्चा किया डिफरेंट रेट्स पे परचेजेस की, तो कंट्रोलिंग ऑफिसर का काम ये है कि वो डीडीओ को जो है देखे कि क्या उसने वो रिजनेबल रेट पे खरीदा कि नहीं, और उसके बाद उसे ये भी देखना है कि इन आइटम्स को खरीदने के लिए, इन आइटम्स पे एक्सपेंडिचर करने के लिए क्या डीडीओ के पास सैंक्शन थी या नहीं, क्या डीडीओ के पास रूल्स थे इन चीज़ों को एक्सपेंडिचर करने के लिए या नहीं। तो ये भी किसका काम है? कंट्रोलिंग ऑफिसर का। तो एक कंट्रोलिंग ऑफिसर जो है उसका ये भी काम है कि वो अपने सबऑर्डिनेट डीडीओज का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन करता रहे हर साल, प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और वहाँ पे वो क्या देखें, अकाउंट्स बुक्स को चेक करें और ये भी देखें कि जो ड्रॉवल ऑफ मनी हुआ है ट्रेजरी से या अदरवाइज यानी बैंक से, तो क्या वो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ है, क्या वो एज पर सैंक्शंस हुआ है। ये काम भी किसका है? कंट्रोलिंग ऑफिसर का है। ठीक है, तो ये हुई क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर इन रेस्पेक्ट ऑफ बजट एलोकेशंस। नाउ
रूल 25, जैसे मैंने आपको बताया पहले हमने 26 किया, अब हम 25 पे आए, बिकॉज ये रूल्स कुछ जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो इस वजह से मैंने जो है रूलिंग इसको थोड़ा उधर इधर करके बनाया है। रूल 25 तो एक्चुअली डील करता है किसके साथ, प्रोविजन ऑफ फंड्स फॉर सैंक्शन, ठीक है, यानी कि फंड्स जो हम सैंक्शन कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजन है हमारे पास। तो क्वेश्चन सिंपली आ सकता है, व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ फंड्स फॉर सैंक्शन, ठीक है। तो रूल 25 इस चीज के साथ डील करता है। तो रूल 25 क्या कहता है, रूल 25 के 3 सब रूल्स है। पहले हमें ये बताया जाता है कि जो भी सैंक्शंस होंगी एक्सपेंडिचर के लिए, यानी ऑब्वियसली अगर हमें एक्सपेंडिचर करना है तो उसके लिए सैंक्शन होगी, बजट एलोकेशन होगी, ठीक है। तो जो भी वो सैंक्शन है कि हाँ जी आप ये एक्सपेंडिचर कर सकते हो, यानी कि जो भी वो ऑर्डर है कि आपको ये एक्सपेंडिचर करना है, ठीक है, तो वो सैंक्शन जो है उसमें होनी चाहिए डिटेल्स किसकी, अप्रोप्रिएशन की बराबर, यानी कि डिटेल्स ऑफ अप्रोप्रिएशन या डिटेल्स ऑफ ग्रांट उस सैंक्शन में बाज़ाबिता लिखी होनी चाहिए कि किस हेड से, किस अप्रोप्रिएशन से आपको ये एक्सपेंडिचर करना है, ठीक है, वो होनी चाहिए उसमें अप्रोप्रिएशन यूनिट या हेड की डिटेल, और ओवरऑल डिटेल ऑफ ग्रांट्स या ओवरऑल डिटेल ऑफ अप्रोप्रिएशन जो है वो सैंक्शन में लिखी होनी चाहिए जहां से आपको जो है एक्सपेंडिचर करना है, ठीक। सारे के सारे प्रपोजल्स जो कि एक्सपेंडिचर को करने के लिए आपको सैंक्शन दे रहे हैं वो इंडिकेट ये करने चाहिए कि ये जो एक्सपेंडिचर हो रहा है क्या ये वैलिड अप्रोप्रिएशन के थ्रू हो रहा है या रीअप्रोप्रिएशन के थ्रू हो रहा है, यानी कि आपको नॉर्मल फंडिंग के अंडर ये एक्सपेंडिचर करना है या थ्रू रीअप्रोप्रिएशन आप ये एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है उस सैंक्शन में, उन प्रपोजल्स ऑफ सैंक्शन में लिखा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, जहां पे ये जरूरी है आपके लिए कि आप पहले ही एक्सपेंडिचर करो, बाद में उसके लिए आपको जो है फंड्स मिलेंगे, ठीक, यानी कि आप जो है आप क्रेडिट बेसिस पे जो है काम करवाओ, आप जो है चाहे खरीद लो, सप्लायर से पहले माल ले लो, ठीक है, और उसके बाद उसको आप पैसे दे रहे हो या उसके बाद आप वो एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो आपको जो है उस सैंक्शन में ये स्पेसिफिक करके होना चाहिए कि ये एक्सपेंडिचर जी हम कर रहे हैं सब्जेक्ट टू द फंड्स बीइंग कम्युनिकेटेड, यानी कि अभी हमारे पास फंड्स नहीं है लेकिन फंड्स जैसे आएंगे तब हम इस चीज के लिए फंड रिलीज करेंगे। सो अभी तो हम ये जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ये जो हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं सब्जेक्ट टू द रिलीज ऑफ फंड्स। दैट मीन्स अगर आपको एक्सपेंडिचर करना है लेकिन आपके पास अभी फंड्स नहीं है, बट ये जरूरी है कि आपको एक्सपेंडिचर करना है, मतलब काम करवाना है, फंड्स अभी नहीं है बट काम जरूरी है करवाना, ये आपके कैपिटल वर्क्स में मोस्टली आएगा। तो आपको क्या करना है, काम तो करना ही करवाना है लेकिन अभी आपके पास फंड्स नहीं है, तो आप जो है वो जो सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर है उसमें ये मेंशन करेंगे कि हम जो है एक्सपेंडिचर कर रहे हैं सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स और सब्जेक्ट टू द फंड्स बीइंग कम्युनिकेटेड इन द बजट ईयर, ठीक है। नाउ रूल 27 जो आपके बचते हैं अब 23, 24 और 26, वो मिसलेनियस रूल्स है, छोटे छोटे से 1-2 लाइंस के, वो एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम पढ़ेंगे। तो आप क्योंकि ये सैंक्शंस के साथ ही 27 भी है, 25, 27, 28 ये कंटिन्यूसली जो है सैंक्शंस का है, इसीलिए मैंने जो है 26 रूल पहले करवाया बिकॉज वो डिफरेंट था और 25 रूल बाद में उठाया, ठीक है। नाउ जो भी आपके पास सैंक्शन है उसका इफेक्ट कब से लगता है, ठीक, जो भी आपके पास सैंक्शन है या हम कहेंगे ऑर्डर टू इनकर एक्सपेंडिचर है, वो उसी डेट से इफेक्ट आती है, उसी डेट से जो है इफेक्ट में आती है जिस डेट से वो इशू हुई हो, यानी जिस डेट को सैंक्शन इशू हुई एक्सपेंडिचर करने की, उसी डेट से वो सैंक्शन जो है वो हम कहेंगे इफेक्ट में आ जाती है। या अगर अब उस सैंक्शन में ये लिखा गया हो कि ये सैंक्शन जो है फला डेट से जो है इफेक्टिव हो जाएगी, तो फिर उसी डेट से वो सैंक्शन ऑटोमेटिकली इफेक्टिव हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हमारे पास सैंक्शन है किस चीज की, क्रिएशन ऑफ टेम्परेरी पोस्ट्स की, ठीक है, तो
उस सेंक्शन में हर हाल में ये लिखा होना चाहिए कि किस डेट से हम ये क्रिएशन की जो है आपको सेंक्शन दे रहे हैं। ठीक है, इन पोस्ट्स की जो हमें टेम्परेरी पोस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं उस सेंक्शन की हम जो है क्या लिखेंगे, उसमें डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स हमारा जो है वो होना चाहिए। यानी कि रूल 27 इस चीज के साथ डील करता है कि जो हमारी सेंक्शंस होती हैं एक्सपेंडिचर की, उनका डेट ऑफ इफेक्ट क्या होगा। नॉर्मली डेट ऑफ इफेक्ट वही होगा जिस डेट से सैंक्शन जो है इशू हुई, लेकिन अगर सैंक्शन में अब डेट बाज़ाब्ता मेंशन किया गया है कि ये सैंक्शन जो है फलां डेट से इफेक्टिव होगी, तो फिर वो उसी डेट से इफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ क्रिएशन ऑफ टेम्परेरी पोस्ट्स सैंक्शन में ये लिखा होना चाहिए कि ये क्रिएशन किस डेट से जो है इफेक्टिव होगी। फाइन। नाउ रूल 28। रूल 28 जो है वो कुछ स्पेशल मैटर्स रिगार्डिंग टू सैंक्शन जो है उनके लिए हमें पावर्स देता है। तो रूल 28 हमें क्या कहता है कि अगर आपके पास जनरल रूल्स या जनरल डेलीगेशंस के थ्रू सैंक्शन मिली तो ठीक, अगर जनरल रूल्स के थ्रू सैंक्शन नहीं मिली है आपको, तो वो सैंक्शन जो है बाय द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट होनी चाहिए। ठीक है, या वो होनी चाहिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के अप्रूवल के अंडर। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या बताया जाता है, अगर अब अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट नहीं है तो विदाउट द प्रेयर कंसेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री कोई भी ऑर्डर जो है वो इशू नहीं किया जाएगा अनलेस एंड अनटिल आपके पास जो है अप्रूवल हो। अब लेकिन कौन कौन सा ऑर्डर इशू नहीं किया जाएगा विदाउट द कंसेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो वाले ऑर्डर जिसमें ग्रांट ऑफ लैंड हो, असाइनमेंट ऑफ रेवेन्यू हो, कंसेशन हो या ग्रांट हो, कोई भी किसी चीज़ का ग्रांट हो, पैसे हो। ठीक है, लीज हो, लाइसेंस ऑफ मिनरल और फॉरेस्ट राइट्स हो, राइट्स टू वाटर हो, पावर हो या इजमेंट हो या प्रिविलेज ऑफ किसी भी कंसेशन का हो। ठीक है, तो मैं फिर से आपको दोहराती हूं, जब तक आपके पास प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स है तब आपके पास जो है सैंक्शन है। ठीक, जब तक आपके पास जनरल डेलीगेटिव पावर्स है उसके अंडर आपके पास सैंक्शन है तो ठीक है, लेकिन अगर ये दो चीजें आपके पास नहीं है तो विदाउट द कंसेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री आप कोई भी ऐसा ऑर्डर इशू नहीं कर सकते हैं जिसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो जो कि पॉइंट नंबर 1 में लिखी गई है। ठीक है, और ना ही कोई ऐसा ऑर्डर आप विदाउट द कंसेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू कर सकते हैं जो पॉइंट नंबर 2 में लिखी गई है, दैट इज इन्वॉल्व, जो कि इन्वॉल्व करे रिलिंक्विशमेंट ऑफ रेवेन्यू इन एनी वे। रिलिंक्विशमेंट मतलब छोड़ देना। ठीक है, यानी कि सरेंडर करना। सरेंडरिंग ऑफ मनी आप किसी भी हाल में तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री की प्रेयर कंसेंट ना हो या प्रेसिडेंट का अप्रूवल ना हो या जनरल जो आपके पास रूल्स होंगे उनके अंडर आपको अथॉरिटी ना हो। तो यहाँ पे हमें ये समझ आता है कि एक्सेप्ट इन परसुएंस, यानी कि मैं फिर से बता रही हूँ कि जब तक आपके पास जनरल डेलीगेशन यानी जनरल पावर्स में आपको ये चीज न बताई गई हो या जब तक आपके पास प्रेसिडेंट का अप्रूवल ना हो, तो आप विदाउट फाइनेंस मिनिस्ट्री के कंसेंट से, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के कंसेंट के बगैर ना तो पॉइंट नंबर 1 के अंडर जो चीजें दी गई हैं वो कर सकते हैं और ना ही पॉइंट नंबर 2 के अंडर जो चीजें दी गई है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, स्पेशल मैटर्स रिगार्डिंग सैंक्शंस। ठीक है, अब अदरवाइज आपके पास तो जनरल पावर्स के अंडर आपके पास सैंक्शंस आती है या प्रेसिडेंट के अप्रूवल के अंडर आती है या आपके पास जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अप्रूवल के अंडर आती है, लेकिन अगर आपके पास जनरल रूल्स के अंडर अप्रूवल नहीं है, प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी नहीं है, तो आपको जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री की कंसेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट रूल 29। अब जो ये सैंक्शंस है वो किस तरीके से कम्युनिकेट की जाती है, यानी सैंक्शंस टू इनकर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो वो किस तरीके से कम्युनिकेट की जाती है, क्या प्रोसीजर है हमारे पास इन सैंक्शंस को कम्युनिकेट करने का, इसके साथ कौन डील करता है, रूल 29। ठीक है, तो हमें बताया गया है कि जो भी फाइनेंशियल सैंक्शंस हो या ऑर्डर्स हो,
जो भी फाइनेंशियल सैंक्शंस हो या ऑर्डर्स हो। सैंक्शंस मीन्स मैंने पहले ही बताया, आपके पास बाज़ाब्ता ऑर्डर हो टू इनकर सम एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स सैंक्शन, ठीक है, फाइनेंशियल सैंक्शन, या टू टेक अप सम वर्क इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, ठीक। तो जो भी आपके पास फाइनेंशियल सैंक्शंस है या ऑर्डर्स है जो इशू किए होंगे किसने, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, वो या तो अकाउंट्स ऑफिसर को कम्युनिकेट होने चाहिए या ऑडिट ऑफिसर को कम्युनिकेट होने चाहिए। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि ये जनरल फाइनेंशियल रूल्स है, ये यूनियन का है, ठीक है। यूनियन में यूजुअली जो है वहाँ पे जो इस टाइम पे हमारे यूटी में चल रहा है ट्रेजरी सिस्टम वगैरह, उससे डिफरेंट सिस्टम है वहाँ पे, तो इस वजह से थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। एक्चुअली जो हमारा अपना जो जनरल फाइनेंशियल रूल्स जो फाइनेंशियल रूल्स थे हमारे, वो ट्रेजरी के जो है परटेन करते थे, क्योंकि अभी भी हमारे पास ट्रेजरी चल रही है, तो थोड़ी कन्फ्यूजन्स होते हैं कि ये सब चीज़ें कहाँ पे एप्लीकेबल होती है, बिकॉज ये जो है यूनियन के रूल्स है। यूनियन में जो है ट्रेजरी सिस्टम इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ट्रेजरीज वगैरह है, वहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, कहीं पे ट्रेजरी का नाम नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ आप ध्यान में रखिए कि ये जनरल फाइनेंशियल रूल यूनियन का है और वहाँ पे जो है ऐसे ट्रेजरी सिस्टम नहीं है, इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है। एक्चुअली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें होना तो चाहिए था अपना ही यहाँ पे जो हमारा फाइनेंशियल रूल्स जो हमारे थे, बट अब चेंज किया गया है, तो क्या कर सकते हैं उसमें। चलिए, तो क्या प्रोसीजर्स है सैंक्शंस को कम्युनिकेट करने में। तो हमें बताया गया है कि जो भी फाइनेंशियल सैंक्शंस होंगी या ऑर्डर्स होंगी जो कि इशू किए जाएंगे थ्रू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ऑब्वियसली अगर फाइनेंशियल सैंक्शंस है या फाइनेंशियल ऑर्डर्स है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही इशू करेगी, वो कम्युनिकेट किए जाने चाहिए डायरेक्टली किसको, या तो ऑडिट ऑफिसर को या तो किसको, अकाउंट्स ऑफिसर को, या दोनों को, ठीक है। अब इन सैंक्शंस को कम्युनिकेट करने में इन दोनों को हमें क्या क्या हमारे पास प्रोसीजर्स बताए गए हैं, वो ये है। पहला ये कि जो भी फाइनेंशियल सैंक्शंस होंगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट इशू कर रहा है, वो एड्रेस करने चाहिए किसको, अकाउंट्स ऑफिसर को। यानी कि जो भी आपके पास सैंक्शंस जाएंगी, बजट एलोकेशंस जाएंगी, वो एड्रेस्ड होनी चाहिए किसको, अकाउंट्स ऑफिसर को, ठीक। अब वैसी वाली सैंक्शंस जिन पे ऊपर आप एड्रेस नहीं लिख रहे हो, जो कि आप एक सर्कुलर के फॉर्म में, एक ऑर्डर के फॉर्म में इशू कर रहे हो, तो उसमें भी आप एंडोर्समेंट में एक कॉपी जो है अकाउंट्स ऑफिसर को करनी ही करनी है। समझ आई बात। यानी कि आपकी जो भी फाइनेंशियल सैंक्शन है वो किसको एड्रेस करनी है, वो करनी है अकाउंट्स ऑफिसर को। अब अगर सैंक्शन जो है उसमें एड्रेस नहीं दे रहे, वो इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर है, तो उसमें भी आपको नीचे कॉपी टू में एंडोर्समेंट करनी है किसको, अकाउंट्स ऑफिसर को। समझ आई बात। इन केस ऑफ नॉन रेकरिंग, कंटीजेंट या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। नॉन रेकरिंग मीन्स जो कि बस एक बार हो, जो कि बार बार ना हो, कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि बस एक बार हो, साल में, 10 सालों में, 5 सालों में एक बार हो। देखो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, सपोज हमारे पास परचेज ऑफ स्टेशनरी है, वो हम हर महीने तो नहीं करते ना, साल में एक बार करेंगे या 2 बार करेंगे, दैट इज नॉन रेकरिंग। लेकिन अगर हमारी सैलरी है वो मंथली जा रही है, दैट इज रेकरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि जो भी नॉन रेकरिंग, यानी कि जो कभी कभार होती हैं चीजें, जो कि रेगुलरली नहीं हो रही है, नॉन रेकरिंग, कंटीजेंट और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स जो है, उनके बारे में हमें क्या बताया गया है कि जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसे जब वो साइन या काउंटर साइन करे बिल को या वोचर को, ठीक है, चाहे अभी पैसा उसने ड्रॉ किया हो या ना किया हो, उसे क्या करना है, उसे यहां पे सेपरेट सैंक्शन जो है वो इशू करनी है। समझ आई बात। मैं फिर से बताती हूं कि इन केस ऑफ नॉन रेकरिंग, कंटीजेंट और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स, जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है जहां जहां उसे जरूरत है वहां वहां वो सैंक्शन जो है किस तरीके से देगी, वो सेपरेट सैंक्शन को जो है साइन नहीं करेगी, वो क्या करेगी, जो बिल है या जो वोचर है उसी को साइन या काउंटर साइन करेगी। ठीक, फिर से बताती हूं,
जो कि नॉन रेकरिंग कंटीजेंट और मिसलिनियस एक्सपेंडिचर्स हैं जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, इंस्टेड ऑफ कि वो एक सेपरेट सैंक्शन इशू करे, उसे क्या करना है, उसे उस आइटम के, चाहे वो कंटीजेंट हो या मिसलिनियस हो, उसके बिल या उसके वोचर को ही साइन या काउंटर साइन करना है। समझ आई बात? नेक्स्ट, जो भी फाइनेंशियल सैंक्शंस या ऑर्डर्स हैं जिसको इशू करता है डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कंकरेंस ऑफ इंटरनल फाइनेंस विंग या फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो जैसे मैंने आपको बताया कम्युनिकेट किए जाने चाहिए अकाउंट्स ऑफिसर को, लेकिन इन अकॉर्डेंस टू डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स। ठीक है? और वहां पे फ्रॉम टाइम टू टाइम अगर कुछ ऑर्डर्स इशू हो रहे हैं तो इन अकॉर्डेंस टू दोज ऑर्डर्स एज वेल। समझ आई बात? जो भी फाइनेंशियल सैंक्शंस और ऑर्डर्स इशू करती है एक डिपार्टमेंट विद द कंकरेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, वो उस सैंक्शन में या उस ऑर्डर में ये स्पेसिफाई करनी चाहिए, ये मेंशन करनी चाहिए कि ये जो सैंक्शन है, ये जो ऑर्डर है, ये इशू हुआ है, ये इशू हुआ है विद द कंकरेंस ऑफ दैट डिपार्टमेंट। ठीक है? along with the number and date of relevant communication of that department। यानी कि अगर एक फाइनेंशियल सैंक्शन सपोज डिपार्टमेंट ए ने इशू की, ठीक है, इन कंकरेंस विद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या सीएजी वगैरह, तो उससे उस डिपार्टमेंट की उस अथॉरिटी को जो ये फाइनेंशियल सैंक्शन इशू कर रहा है उसे जो है उसमें मेंशन करना है कि ये जो ऑर्डर है, ये जो सैंक्शन है, ये जी इशू हुआ है उस डिपार्टमेंट की कंकरेंस की वजह से, यानी कि वो डिपार्टमेंट की रजामंदी की वजह से ही ये फाइनेंशियल सैंक्शन और ये फाइनेंशियल ऑर्डर जो है वो इशू किया गया है इन कंकरेंस विद होम अफेयर्स या सीएजी। ठीक है? ऐसे समझाती हूँ कि कोई ऑर्डर है, कोई सैंक्शन है, इसमें जो है ये इशू किया है किसी डिपार्टमेंट ने, जैसे मैंने भी बताया डिपार्टमेंट ए ने, तो वो डिपार्टमेंट ए कब करेगा ये ऑर्डर या ये फाइनेंशियल सैंक्शन इशू? जब उसके पास इजाजत होगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की या सीएजी की या डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की। लेकिन वो इस सैंक्शन में लिखेगा, ये डिपार्टमेंट ए इस सैंक्शन में लिखेगा कि इस सैंक्शन को, इस ऑर्डर को इशू करने में मेरी खुद की भी जो है चाहत थी, मेरी खुद की भी जो है हाँ थी, मेरी खुद की भी कंकरेंस थी, और उस कंकरेंस की वो उस सैंक्शन में अपनी जो है डेट और नंबर भी दिखाएगा। ठीक है? नेक्स्ट, सारे के सारे ऑर्डर्स जो कि आपको कन्वे कर रहे हो सैंक्शन फॉर ए पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर, उसमें जो अमाउंट होगा उस एक्सपेंडिचर का, ठीक है, यानी कि उस सैंक्शन जो कि आपको सैंक्शन दी जा रही है एक्सपेंडिचर की, तो उस एक्सपेंडिचर का जो अमाउंट होगा वो लिखा होना चाहिए वर्ड्स में भी और फिगर्स में भी। ठीक है? अब वो वाली सैंक्शंस जो एचओडी ने खुद अकॉर्ड की हो, उसको एचओडी को चाहिए कि वो उन सैंक्शंस को भी कम्युनिकेट कराए, किसको? अकाउंट्स ऑफिसर को, अपने किसी भी गेस्टेड ऑफिसर के थ्रू। यानी एचओडी जो है अब वो कोई सैंक्शन इशू कर रहा है खुद या अपने किसी गेस्टेड ऑफिसर के थ्रू, तो उसे जरूरी है कि वो अकाउंट्स ऑफिसर को भी कम्युनिकेट करे कि मैंने जी ये सैंक्शन इशू की है। ठीक है? सारे के सारे ऑर्डर्स रिगार्डिंग सैंक्शंस जिसमें ये चीज हो जहां पे आपको एडिशन दी जा रही हो स्पेशल अलाउंस में, पर्सनल पे वगैरह में, यानी कि वैसी सैंक्शंस जहां पे आपको क्या दिया जा रहा हो, एडिशन टू, यानी एडिशन में आपको पैसे दिए जा रहे हो स्पेशल अलाउंस के लिए या पर्सनल अलाउंस वगैरह के लिए, वहां पे उन सैंक्शंस में ये मेंशन करना जरूरी है कि हमें ये एडिशंस क्यों देनी पड़ी। समझ आई बात?
जहां पे भी ऐसी सैंक्शंस हो जिनमें आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए जा रहे हो स्पेशल अलाउंस के लिए या पर्सनल अलाउंस के लिए, वहां पे ये चीज उस सैंक्शन में मेंशन करनी जरूरी है कि ये एडिशनल अमाउंट देने की क्या जरूरत पड़ी। ठीक है, सो दैट अकाउंट्स ऑफिसर जो है वो ये देखे कि क्या ये जो एडिशन हुई है ये करेक्टली हुई है या नहीं हुई है। फाइन। अब वो वाले ऑर्डर्स जो कि यूनियन टेरिटरी के डिपार्टमेंट इशू करे, ठीक है, जहां पे पहला पॉइंट ऑडिट एंड अकाउंट्स सेपरेट ना हो, ठीक है, जहां पे आपके ऑडिटिंग डिवीजन और आपके अकाउंट्स डिवीजन सेपरेटेड नहीं है, वहां पे आपको क्या करना है, सैंक्शन जो है या सैंक्शन के जो ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करने हैं किसको, ऑडिट अथॉरिटी को। ठीक है, अब जहां पे ऑडिट डिवीजन और अकाउंट्स डिवीजन जो है सेपरेटेड है यूनियन टेरिटरीज में, वहां पे आप क्या कर सकते हैं काम, आप मतलब डिपार्टमेंट्स को क्या काम करना है, उनको ऑर्डर्स या सैंक्शन जो है उनकी एंडोर्समेंट भेजनी है किसको, ऑडिट अथॉरिटीज को। समझ आई बात। नेक्स्ट, कॉपीज ऑफ सैंक्शंस और ऑर्डर्स अदर देन जो हम नीचे पढ़ेंगे वो सारी की सारी ऑडिट ऑफिसर को ही भेजनी चाहिए। वो अकाउंट्स ऑफिसर को नहीं जाएंगी, वो किसको जाएंगी, ऑडिट ऑफिसर को। कौन कौन सी सैंक्शंस, सारी की सारी सैंक्शंस अदर देन जो नीचे हमें A to G लिखी गई है या जितनी सारी भी नीचे आएंगी उतनी सारी सैंक्शंस जो है वो किसको जाएंगी, ऑडिट ऑफिसर को। बाकी जो है वो जाएंगी अकाउंट्स ऑफिसर को। अब कौन कौन सी जाएंगी ऑडिट ऑफिसर को, वो वाली सैंक्शंस जिसमें ग्रांट हो रिगार्डिंग एडवांस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यानी जिसमें एडवांसेस हो, जैसे आपका जीपी फंड वगैरह। ठीक, वैसी सैंक्शंस जिसमें डिटेल्स हो अपॉइंटमेंट की, प्रमोशन की, ट्रांसफर की, चाहे गेस्टेड या नॉन गेस्टेड ऑफिसर हो। वो सैंक्शंस जिसमें क्रिएशन, कंटिन्यूशन, एबॉलिशन ऑफ पोस्ट्स हो तो वो भी किसको जाएंगी, ऑडिट ऑफिसर को। वैसी सैंक्शंस जिसमें हैंड ओवर टेक ओवर चार्जेस हो वो भी किसको जाएंगी, ऑडिट ऑफिसर को। सैंक्शंस रिगार्डिंग विड्रॉवल या पेमेंट ऑफ जनरल प्रोविडेंट फंड वो भी किसको जाएंगी, ऑडिट ऑफिसर को। सैंक्शंस रिगार्डिंग कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर जो कि इनकर किया गया हो एचओडी के पावर्स के अंडर, वो सैंक्शंस भी किसको जाएंगी। ठीक है, यानी कि उनकी कॉपीज किसको जाएंगी, ऑडिट ऑफिसर को। बाकी सारी सैंक्शंस जो कि रूटीन नेचर की होंगी, यानी नॉर्मली बाकी सारी सैंक्शंस जिसको इशू लेकिन कौन करेगा, बाकी सारी सैंक्शंस का ये मतलब नहीं आप बोलोगे ऊपर भी बोला बाकी सारी सैंक्शंस, नहीं, बाकी सारी वो सैंक्शंस जिसको इशू करेगा कौन, हेड ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसेस, वो भी किसको जाएंगी, ऑडिट ऑफिसर को। हेड ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसेस में बोल रही हूं, या हेड ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। ठीक है, यानी हेड्स ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का हेड कौन होता है, ऑब्वियसली एचओडी होता है। ठीक है, तो एचओडी के अंडर जो भी सैंक्शंस रूटीन नेचर की जाएंगी वो भी किसको जो है जाएगी, वो जाएंगी ऑडिट ऑफिसर को। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन दी गई है, अदर देन दोज इशूड बाय मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स अंडर पावर्स ऑफ एचओडी ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ी सी इसने ये एक्सेप्शन दी है, इसका मतलब है वो वाली रूटीन नहीं जो कि मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स, वो वाले डिपार्टमेंट्स जो कि प्रॉपर काम कर रहे होंगे मिनिस्ट्रीज के अंडर, उनके एचओडीज ने जो इशू की होंगी। ठीक है, नेक्स्ट, कॉपीज ऑफ जनरल फाइनेंशियल ऑर्डर्स, वो वाले जनरल फाइनेंशियल ऑर्डर्स जो कि इशू किए होंगे डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने विद द कंकरेंस ऑफ सीएजी। ठीक है, उन सारे फाइनेंशियल ऑर्डर्स की कॉपीज जो है वो जानी चाहिए किसको, सीएजी को, यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यानी वो वाले जनरल फाइनेंशियल ऑर्डर्स जो कि तब इशू किए हैं किसी डिपार्टमेंट ने जब उसके पास कंकरेंस थी सीएजी की, तो उसे, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी सीएजी की कंकरेंस थी उन ऑर्डर्स के लिए, तो उसे उन ऑर्डर्स की एक कॉपी सीएजी को भेजनी पड़ती है और उसमें यह भी बताना पड़ता है कि आपकी जी इसमें हमारे पास कंकरेंस थी। ठीक है, यानी सारे जनरल फाइनेंशियल ऑर्डर्स जो कि
एक डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किए होंगे बाज़ाबिता आफ्टर द कंकरेंस ऑफ CAG, तो उन ऑर्डर्स की कॉपीज को वो CAG को ही वापस सबमिट करेगा। उस पर उनको बताएगा कि आपकी कंकरेंस के बाद हमने ये ऑर्डर्स जो है इशू किए थे, ये जी इन ऑर्डर्स की कॉपीज है। ठीक है, वो वाली सैंक्शंस जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अकॉर्ड की होंगी, किस लिए? टू द ग्रांट्स ऑफ लैंड, लैंड की ग्रांट्स के लिए, या अलाइनेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू के लिए, या लैंड रेवेन्यू के रिलेटेड जहां पे कैश पेमेंट्स वगैरह होंगी, वो सारी की सारी सैंक्शंस जो है वो कम्युनिकेट की जाएंगी ऑडिट ऑफिसर को या अकाउंट्स ऑफिसर को, एज द केस में बी। ठीक है, किस तरीके से? कंसोलिडेटेड मंथली रिटर्न के फॉर्म में, और वहां पे सारी की सारी डिटेल्स रिगार्डिंग लैंड रेवेन्यू वगैरह होनी चाहिए। यानी कि ग्रांट ऑफ लैंड या लैंड रेवेन्यू के रिलेटेड जो भी सैंक्शंस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू की होंगी, वो सैंक्शंस की कॉपीज जो है, वो सैंक्शंस जो है वो किसको जाएंगी? वो जाएंगी ऑडिट ऑफिसर को या अकाउंट्स ऑफिसर को, या दोनों को। ठीक है, एज द केस में भी। और उन सैंक्शंस में वहां पे डिटेल्स होंगी किस चीज की, कि क्या क्या हमने रेवेन्यू वगैरह लिया, क्या नहीं लिया, क्या लैंड था, और ये डिटेल्स मंथली रिटर्न के फॉर्म में जानी चाहिए। ठीक है, नाउ जैसे मैंने आपको बताया मिसलेनियस रूल्स है, रूल 22, 23 वगैरह, तो वो हम देखते हैं। रूल 22 क्या कहता है कि कोई भी अथॉरिटी जो है वो नहीं कर सकती है एक्सपेंडिचर या ट्रांसफर ऑफ मनी या डिपॉजिट ऑफ मनी, कहां से? पब्लिक फंड से, यानी कि जो हमारे कंसोलिडेटेड कंटिंजेंसी पब्लिक अकाउंट से, अनलेस उनके पास सैंक्शन हो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की। ठीक है, यानी कोई भी अथॉरिटी कोई भी एक्सपेंडिचर या विड्रॉवल या डिपॉजिशन नहीं कर सकती है मनी की पब्लिक अकाउंट से या कंसोलिडेटेड फंड से या कंटिंजेंसी फंड से, जब तक कि उसके पास, उस अथॉरिटी के पास इस चीज की सैंक्शन ना हो। ठीक है, रूल 23 क्या कहता है कि जो भी फाइनेंशियल पावर्स है गवर्नमेंट के, वो डेलीगेट किए गए हैं, यानी कि वो दिए गए हैं बहुत सारे सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज को, जो कि मेंशन किए गए हैं किसमें? डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स रूल्स में। ठीक है, और ये भी इसमें बताया गया है कि जो फाइनेंशियल पावर्स ऑफ गवर्नमेंट है वो जो अब मेंशन नहीं किए गए हैं डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स रूल्स में, वो किसके पास है? वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। ये मिसलेनियस रूल्स है, ज्यादा चांसेस नहीं है एग्जाम में आने के। स्टिल यहाँ पे एक रिवीजन मारते हैं 22, 23 का। पहला ये कि कोई भी अथॉरिटी जो है वो विदाउट प्रॉपर सैंक्शनिंग ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पब्लिक फंड से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकती। दूसरा, जो भी फाइनेंशियल पावर्स है गवर्नमेंट के, वो वेस्टेड है किन में? वेरियस सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज में, जो कि लिखी गई है किसमें? डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स रूल्स में। और उसके बाद जो है हमें ये भी बताया गया है कि वो वाले अथॉरिटीज जो कि डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स में मेंशन नहीं है, तो उन अथॉरिटीज के पावर्स जो है डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है। वो वाले पावर्स जो कि किसी भी अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं किए गए हैं। ठीक है, यानी कि वैसे कुछ पावर्स जो कि किसी को दिए ही नहीं गए हैं, जो कि डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स में लिखे ही नहीं गए हैं, तो वो पावर्स डायरेक्टली किसके पास है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है। ठीक है, रूल 24 कंसल्टेशन विद द फाइनेंशियल एडवाइजर्स। तो इसमें क्या कहते हैं, जो भी ड्राफ्ट मेमोरेंडा होते हैं एक्सपेंडिचर्स वगैरह के लिए, वो जो भी मिनिस्ट्री जो है सर्कुलेट करती है, वो सर्कुलेट करती है आफ्टर कंसल्टेशन विद द फाइनेंशियल एडवाइजर्स ऑफ द मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको ये सारे रूल समझ आए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पेज पे भी लिख सकते हैं, या आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में भी जो है बता सकते हैं। फेसबुक पेज है नो द सर्विस रूल्स, मेरा ईमेल है knowtherules123@gmail.com, और कमेंट सेक्शन में तो आपको पता ही है, आप नीचे लिख सकते हैं। जाने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि चैनल को सब्सक्राइब करें और
कंटेंट को यानी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये सारा का सारा जो कंटेंट है हमारे जितने सारे मिनिस्ट्रियल कैडर के कुलीग्स हैं उन तक पहुँचे और वो आसानी से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए। थैंक यू वेरी मच।